सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, अगर अपोजिशन रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाती रहे तो क्या इदारे अपना काम छोड़ दें? क्या इदारों का काम सिर्फ अपोजिशन के बयानात को देखना है? दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि आज एक रहबर कमेटी का इजलास हुआ जो कि पहला इजलास था। इस इजलास में कोई ख़ास फैसले मेरा नहीं ख्याल किए गए हैं। कुछ ऐसा नज़र आया कि अभी भी कुछ टाइम बाइंग की कोशिश की जा रही है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी एक रहनुमा को सरबराही नहीं दी गई। ये कहा गया कि हर 2 माह के बाद कन्वीनर को तब्दील किया जाएगा और अभी सबसे पहले अकरम दुरानी साहब जो JUIFA के हैं उन्हें मेज़बानी सौंपी गई है, वो सरबराही कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया। इनडायरेक्टली इदारों पर तनकीद की गई कि मुदाखलत की जा रही है। फिर फाटा में जो इलेक्शन है, पोलिंग स्टेशन पर फ़ौजी जो एहलकार उनकी तैनाती पर तनकीद की गई है। उस पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन से मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जो कि उनको दिया जाएगा कि इस मामले को देखें कि भी फ़ौजी एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होने चाहिए। 25 जुलाई को यौम स्याह मनाया जाएगा और अलग अलग जलसे करने का ऐलान किया गया मरकज़ी शहरों में। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब किया है और इसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई जो भी बेनामी जायदाद के हवाले से मुतला करेगा, इत्तला देगा, उसको उस जायदाद का 10% दिया जाएगा। नौजवानों को हुनर सिखा देंगे तो ये नौजवान हमारी ताकत बनेंगे। एहसास प्रोग्राम में हिस्सा डालने वाले तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना उस मुल्क में इंसानियत नज़र नहीं आती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो हेड लाहौर बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, अभी वज़ीर-ए-आज़म ने जो खिताब किया है, आपने तकरीब से खिताब उनका सुना होगा। उनकी जानिब से जो कहा गया कि बेनामी जायदाद के हवाले से जो मुतला करेगा 10% उसको दिया जाएगा, किस तरह देख रहे हैं उनके इस फैसले को? इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। विसल ब्लोअर एक्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है। विसल ब्लोअर एक्ट से मुराद ये है कि जो भी करप्शन हुई है, अगर आप करप्शन आइडेंटिफाई करते हैं विद एविडेंस के इस बंदे ने ये जायदाद बनाई है, ये प्रॉपर्टी बनाई है और उसके सारे कागजात और एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उसका टोटल 10% दिया जाएगा और आपका नाम भी सिगाए राज में रखा जाएगा। काफ़ी देर से PTI की गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी और आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ही ये इस पर कानून साजी स्टार्ट हो जाएगी और ये कानून हरकत में आ जाएगा। माशरे में बेतहाशा करप्शन हुई पिछले 70 साल में, आप देखें तो बेतहाशा करप्शन हुई है। बेतहाशा लोगों ने, सरकारी मुलाजमीन ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, उसके बाद बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बेतहाशा बेनामीदार प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, टैक्स को अवॉइड किया है। बेतहाशा प्रॉपर्टी जो बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स बनाए गए हैं और वो सारे ये अकाउंट जो है जिस तरह से अब डिटेल्स आ रही हैं कि अब बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं, उसके बाद बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी फलूदे नाम वाले के नाम पर बैंक अकाउंट निकल आता है, कभी किसी बेचारा शख्स जो जिसकी डेथ हो गई है उसके नाम पर, कभी किसी रेडी वाले के नाम पर। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं। इस तहत अगर कोई बंदा ऐसी करप्शन को आइडेंटिफाई करता है तो उसको ना सिर्फ ये कि उस प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलेगा, उसका 10% मिलेगा, उसका नाम भी सिगाए राज में रखा जाएगा। लेकिन सैरिश, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अदारों को मजबूत किया जाए, अदारों को स्ट्रेंथन किया जाए और ये कोशिश की जाए कि जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी अक्रॉस द बोर्ड होगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसका ताल्लुक नून लीग से है, इसका ताल्लुक पीपल पार्टी से है या इसका ताल्लुक PTI से है, या जिस तरह से चेयरमैन नैब या ये कल बात कर रहे थे कि वो लोग जिन्होंने 35 साल करप्शन की उनका पहले एहतसाब किया जाएगा, जिन्होंने बाद में की उनका बाद में किया जाएगा। मगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
कहीं कानून में ये नहीं लिखा कि जनाब पहले उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी की जाए जो पहले गवर्नमेंट में रहे हैं और बाद वालों की बाद में की जाए। कानून में सिर्फ एक वर्ड है, वो है अकाउंटेबिलिटी। जो भी बंदा करप्ट है, जिसने करप्शन की, जिसके खिलाफ आपके पास एविडेंस है, बिला तफरीक उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। बाबर साहब, अक्सर ये तभी पॉसिबल होगा कि अदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। अक्सर आप हुकूमत से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि भी महंगाई के हवाले से लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है, गरीब पिस रहा है और चीखें पूरे पाकिस्तान की निकल रही हैं जिस तरह महंगाई अब हो गई है कि मतलब अब आपको ऑन ग्राउंड नज़र आता है कि वाकई भी बहुत महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है। तो ये जो एहसास प्रोग्राम जिसका आगाज़ किया गया, इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया है, उन्होंने कहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो इस प्रोग्राम के लिए रकम मुख्तस की गई है उसमें इजाफा करता जाऊँगा। आप इस प्रोग्राम को किस तरह देख रहे हैं? सरिश, प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है, गरीबों के लिए, गरीबों की वेलफेयर के लिए इस तरह के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने बेतहाशा कर्जा लिया, नई गवर्नमेंट आई है, इनको अभी सूद के बेतहाशा पैसे देने हैं, ख़जाना खाली पड़ा हुआ है, आपको IMF से लोन लेना पड़ रहा है, दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ रही है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स ख़त्म हुए हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे चीज़ों की बेहतरी लाई जा सकती है। सही। अब इशू ये है कि बजट आता है, बजट वाले दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, बजट ने 15 दिन के बाद पास होना है, पास होने के बाद उसका नोटिफिकेशन होना है, उसके बाद उस जो बजट में पास हुआ उसका उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बजट आता है उसी दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी जो थी एक दिन पहले 58 रुपये किलो थी, अगले दिन 75 रुपये किलो हो गई है। इस तरह के प्रोग्राम से ठीक है आपकी आउटरीच उन लोगों तक पहुंचेगी जो गरीब हैं, और लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग जिनके पास जो इसमें कवर नहीं होते, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। बजाय इसके कि गवर्नमेंट एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करे, अच्छी गवर्नेंस करे, कीमतों पे कंट्रोल करे, जितनी बजट में कीमतें बढ़ी हैं उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, और जो सी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि घी की कीमत नहीं बढ़ी, बाकी रोज़मर्रा की बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें नहीं बढ़ी। मार्केट में चले जाएँ, हर चीज़ की कीमत 15 से 20% बढ़ चुकी है। जो ये कह रहे हैं कि नहीं बढ़ी वो भी बढ़ चुकी हैं, जो ये कह रहे हैं बढ़ी हैं वो बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। मेडिसिन की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, डॉलर में इजाफा सदेबाब होना चाहिए, पहले इसका कोई हल निकलना चाहिए जो महंगाई इस कदर बढ़ गई है। खैर, इस पर मजीद भी हम बाबर साहब बात करेंगे, लेकिन अभी हम आ जाते हैं रहबर कमेटी पर, जिसका आज पहला इजलास था। 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का फैसला किया गया था, आपको पता है APC में ये फैसला हुआ था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है यौम सियाह मनाने के हवाले से। 11 जुलाई को चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से कहा जा रहा है जी करारदाद जो है वो लाई जाएगी, और अगले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए तमाम अपोजिशन जमातों के माबैन ज़हनी हम आहंगी है, जिसका ऐलान भी 11 जुलाई को ही होगा। और इस रहबर कमेटी का अगला इजलास भी 11 जुलाई को रखा गया है। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ ये निकात जो कि आज ये फैसला किया गया, जिसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया गया है। ये भी इस फैसले में कहा गया है कि 25 जुलाई को मुजाहरों का एहतमाम किया जाएगा। रहबर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि फाटा में पोलिंग स्टेशन में फ़ौज की तैनाती के लिए जारी नोटिफिकेशन को मनसूख करके इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट लिखा जाएगा कि मनसूख किया जाए। रहबर कमेटी ने गहरी तशवीश का इजहार किया है कि मुल्क में एक नया सियासी ढांचा तश्कील दिया जा रहा है, रियासती इदारे आइन से बालातर होकर और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके दूसरे अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं, यूँ इदारों को अवाम के मद्दे मुकाबिल लिया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है उस पर भी तनकीद की गई है। तो ये सारा मामला जो कि आज की रहबर कमेटी में ये फैसले हुए मीडिया को ब्रीफ किया गया। इस वक्त पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे सबसे पहले बात करूंगी। हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने ये निकात बताए हैं जो आज मीडिया को ब्रीफ किया गया है, आप इन्हें किस तरह इंटरप्रिटेट करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको मुकम्मल तौर पे सुन नहीं पा सका, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, सिग्नल्स भी ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन जिस हद तक मैंने सुना है रहबर कमेटी जो है वो अपोजिशन की नुमाइंदा कमेटी है और उसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो इस मौजूदा जो सूरत हाल है गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से,
और मावरा आइन जो इक़दाम हो रहे हैं उनके हवाले से वो डिसीजन करेगी कि किस हद तक एहतजाज का जो है वो किस सूरत में करना है, रैलीज करनी है, जलसे करने हैं और ब्लैक डे मनाना है। इस किस्म के जो है वो रहबर कमेटी के फैसले होंगे और मैं समझता हूँ जो हालात हैं उसमें अपोजिशन का मुत्तहिद होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये आप लोगों के मुत्तहिद होने पे मुझे मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है सर, ये किस तरह की ज़हनी महंगी है कि आप लोग को कोई एक सरबराह नहीं मुकर्रर कर पाए, कि आप लोगों को ये फैसला करना पड़ा कि हर 2 महीने के बाद कन्वीनरशिप जो है वो तब्दील की जाएगी और तमाम ही 11 अरकान एक एक करके कन्वीनर मुकर्रर होंगे। देखें, आपने शायद जो माजी के इत्तेहाद थे वो देखे नहीं हैं और उसमें भी ये इसी तरह ही होता था। MRD थी, ARD थी, उसमें भी क़यादत जो थी वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमातें ही किया करती थी और उनका टाइम बनाया जाता था कि इस अंदाज में ये होगी ताकि हर आदमी को जो है वो ये हक मिल सके कि वो डिसीजन पास जो है वो उसको भी डेलीगेट की जाए। तो ये होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चले इसका जवाब बाबर साहब मैं आपसे लूंगी। ये कह रहे हैं माजी में ऐसा होता आया है, हिस्ट्री है, MRD देख लें, ARD देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है कि सरबराही वक्तन फ़वक्तन तमाम ही अरकान को दी जाएगी हर 2 माह के वक्फे से। सैरिश ARD की सदारत नवाबजादा नसरुल्लाह खां ही करते रहे हैं। इसके अलावा मैंने तो किसी और का नाम नहीं सुना कि जब ARD की मूवमेंट चल रही थी तो उसकी सदारत जो थी वो नवाबजादा नसरुल्लाह खां ने की है। उस वक़्त हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। उस वक़्त मुझे तो कोई और बंदा नज़र नहीं आया कि उसकी रोटेशनल बुनियाद पर 2 महीने के लिए किसी एक को दी जाती गई और 2 महीने के बाद किसी और को दी गई उसकी सदारत। असल में अपोजिशन पार्टीज़ में कंसेंसस नहीं है। ये तमाम पार्टीज़ एक दूसरे पे डाउट कर रही हैं। पीपल पार्टी नून लीग पर पूरी तरह एतमाद नहीं है, नून लीग को पीपल पार्टी पे एतमाद नहीं है, नून लीग को पीपल पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान पे एतमाद नहीं है। हर कोई अपने अपने दाव पे है। हर कोई चाह रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले और कोई ना कोई रिलीफ हासिल करे, जो असल ऑब्जेक्टिव है। ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, इनफैक्ट तो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। अभी एक बात की कि आइन से मावरा जो चीज़ें हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। पहले उसको तो आइडेंटिफाई करते, बताते कि आइन से मावरा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो अरेस्ट हुई है वो आइन से मावरा है, फरियाल तारपुर की अरेस्ट आइन से मावरा है, क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात हैं आइन से मावरा है, शमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमात हैं वो आइन से मावरा है। कौन सी ऐसी चीज़ की जा रही है जो आइन से मावरा है, जो आइन से हटकर है? कौन से ऐसे अदारे हैं जो आइन से हटकर डायरेक्टली इनको इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? यहाँ तो पिन पॉइंट करें सामने। बिल्कुल, मैं सर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग से, उनसे हम बात करते हैं। कैसर साहब, आज की रहबर कमेटी का पहला इजलास क्या मतमा नज़र है आपका? क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बताएं। किसके बारे में क्या कहना? रहबर कमेटी का जो इजलास आज हुआ है, पहला इजलास था। मैं रहबर कमेटी के इजलास के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप लोगों का मकसद क्या? मैंने तो अभी तक देखा नहीं, आप बताएं क्या इजलास में ये फैसला किया गया है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए एक करारदाद लाई जाएगी 11 जुलाई को। दूसरा, मुल्क भर में 25 जुलाई को यौम सियाह मनाया जाएगा। मरकजी शहरों में जुलूस होंगे, जलसे निकाले जाएंगे। फाटा का जो इलेक्शन है उसमें पोलिंग स्टेशन के अंदर फौजी एहलकार जो खड़े होते हैं उसके हवाले से कहा गया कि भाई ये मनसूख किया जाए। तो ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। तो मैं इस सारी सूरत हाल में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि तो आप लोगों ने रहबर कमेटी का जो सरबराह है वो भी आप लोग कोई एक अभी नामजद नहीं कर सके। आप लोगों ने कहा कि हर 2 महीने के बाद तब्दील होगा और तमाम अरकान को 2 महीने के बाद एक एक करके मौका दिया जाएगा। तो ज़हनी हम आहंगी जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं आई। वो जो एक कहते हैं ना कि ऑल आउट कोई फैसला करना या एग्रेशन नज़र आना या फिर किसी एक बात पे सबका मुत्तफिक होना, वो कुछ मिसिंग लगा है आज के इजलास में। नहीं, असल में मैंने तो ये इसको पूरा मॉनिटर नहीं, कोई मुझे पता नहीं चला। आप जो बता रही हैं, अगर इस तरह के फैसले हुए हैं तो कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए ना, हर पार्टी अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपना अलग अलग है, कोई एक पार्टी तो है नहीं। जी बाबर साहब, इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगा कि जो एग्रेशन जिसकी हम तवक्को कर रहे थे रहबर कमेटी से वो हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया? कन्फ्यूजन है,
जो एक ऑल आउट कोई फैसला किया जाना होता है वो नहीं नज़र आ रहा। कुछ टाइम बाय करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वो किसी एक नुक्ते पर कुछ नज़र नहीं आया, अभी मज़ीद हालात का जायज़ा लेना चाह रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसा असेस किया है? बिल्कुल सारी जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी अपोजिशन में हैं और जो इस रहबर कमेटी का हिस्सा हैं, अगर आप देखें तो गिरफ्तारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ऑल आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक धरना दिया जाए, एक फैसला कुन धरना दिया जाए। दूसरी तरफ PMLN के अंदर एक ओबियस बिल्कुल क्लियर एक दरार सामने नज़र आ रही है। मरियम कुछ और चाह रही हैं, शहबाज शरीफ कुछ और चाह रहे हैं। मरियम भी मौलाना फजलुर रहमान के नरेटिव की हामी हैं कि इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक धरना दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। और वो तो यहाँ तक इस चीज़ की भी हामी है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो रिज़ाइन कर दें। मौलाना फजलुर रहमान भी ये चाहते हैं, वो भी यही चाह रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर जिनकी प्रेजेंस है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इस सिलसिले में बड़े मोहतात हैं। वो ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रह के एहतजाज किया जाए, लेकिन सड़कों पर एहतजाज के हवाले से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इनमें भी आपस में इख्तलाफ है। बिलावल भुट्टो एहतजाज कर रहे हैं, आपने देखा कि वो पेशावर में भी गए, इंटीरियर सिंध में भी कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज के मूड में है, इससे बाहर किसी यानी कि इनकी पॉलिसीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ये बिल्कुल आया है। नज़र आ रहा है कि ये लोग एक नुक्ते पर नहीं है। नून लीग के अंदर भी मसला मसाइल चल रहा है कि ये लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू इनका नहीं है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम रहबर कमेटी के हवाले से बात कर रहे थे, हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। हमारे साथ तहसीन मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, कैसर अहमद शेख साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत बसरा साहब, आप लोग तो यही कहते आए हैं APC से कुछ नहीं निकलना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज रहबर कमेटी का भी पहला इजलास हो गया है, तो आपने क्या असेस किया है इजलास की कार्रवाई के बाद? सहरिश, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपको याद होगा कि ईद के बाद, एक ईद से पहले, ईद के बाद क्या क्या चल रहा था कि जी हम D चौक में आ जाएंगे, दमादम मस्त कलंदर करेंगे, पूरा मुल्क चौक कर देंगे, इनको पता चल जाएगा जब आसिफ जरदारी साहब पकड़े जाएंगे। बात यह है, इन दोनों पार्टियों के, बड़ी पार्टियों ख़ासतौर पे अपने मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं कि दोनों की लीडरशिप अंदर पड़ी है, किस बात पे? करप्शन में, लूट मार में, मारा मारी में, कमिश्नों में। तो अभी आपको याद होगा जब APC की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये अलामिया आना था, डेट देनी थी, उसमें क्या कर दिया, कमेटी बना दी। जब आपने कुछ नहीं करना होता आप कमेटी बनाते हैं या कमीशन बनाते हैं। अभी भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है, उसकी रीज़न ये है सहरिश, मैं एक अदना सियासी वर्कर हूँ, मैं 20 साल हमने जद्दोजहद की, यानी सड़कों पर हम देखते हैं। देखें, जब आप लोग कॉलें देते हैं या बाहर निकलते हैं उस वक्त करते हैं जब आपका अपना दामन साफ हो। अवाम ये देख रही है कि ये ख़ानदान तो अमीर से अमीर तर हो गए, तीनों ख़ानदान, और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। आखिर किस बात के लिए लोग बाहर निकले? हाँ, मसाइल हैं, मसाइल, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसमें कोई कतई नहीं, लेकिन इनके लिए क्यों निकले ना? इनका काला धन बचाने के लिए, इनकी जायदादें बचाने के लिए। अगर ये निकलना चाहते हैं तो अवाम ये कहती है, पहले जो इनके बच्चे रह रहे हैं 900 करोड़ रुपए के घर में, लंदन में पूरा ख़ानदान इश्तहारी है, वो वापस आ जाएं। या देखिए, ऐसे तहरीकें नहीं चलती हैं, तहरीकें किसी नज़रिए पे चलती हैं, किसी सोच पे चलती हैं। यहाँ तहरीक चलाना चाहते हैं ये अब्बू बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ, आल बचाओ, तो ऐसे कभी तहरीक नहीं चलेगी। और फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, अभी तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मैं फिर ये इन्होंने भरपूर कोशिश की है, दोनों पार्टियों ने डील करने की और ढील लेने की। और आपके मैं प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी को दोस्त लाइन पे ले लें, देखें आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मैंने सहरिश काम किया है। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पे आने के बाद क्या कहा था कि माजी को छोड़ें, आगे चले। दूसरा फिक्रा उनका, बिलावल साहब जवान हो गए, अब मैं तो रेस्ट करूंगा, सुकून करूंगा, जिम्मेदारा करूंगा। ये किन को इशारे दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें इशारा देती हैं। और पीपल्स पार्टी अनकरीब आप देखेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा जुदा हो जाएंगी, ये नहीं चल सकेंगे इकट्ठे। उसकी वजह
उसकी वजह सिर्फ ये है कि दोनों पार्टियां 9 महीने तक तो एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा और ये कहती रही ये मुल्क दुश्मन है, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ये भी कहती रही कि जी मैं पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क दोनों पार्टियों ने किया। लेकिन 9 महीने बाद कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि दोनों पार्टियां यकजान हो गई, यक कालब हो गई। मैं एक तारीखी फिक्रा देता हूँ, सहरे आपको याद होगा जरदारी साहब ने एक फिक्रा कहा था, अब मैं इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाऊंगा, अगर आप इनको माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमसे नाराज हो जाएगा। सो अब कैसी बातें करती हैं, जो वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। भाई जलसे जुलूसों का क्या फायदा, आप कॉल दें, आप डी चौक पहुंचे, लोगों को बुलाएं, लेकिन लोग कहां से निकलें, क्यों निकलें? लोग इनके लिए निकले, बेचारे जिनके बच्चे पाँव से उनका पाँव खाली है, जिनके पास तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उनकी बड़ी वजह तो ये 2 पार्टियां हैं। वो पार्टियां सवाल करती हैं इनसे, कौन सवाल करती है इनसे कि हमारे बच्चे तो भूख से मरे, अभी तो हमारे बच्चे रोटी का आप ही कह रहे हैं कि भाई आगे चल के इनकी राहें जुदा हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो मुश्किलात कुछ एक जैसी ही हैं। केसेस का सामना भी है, फिर ये इसीलिए शायद मिलकर भी बैठ गए हैं। अब ये जो गाड़ियां वापस लेने का मामला है उस पर बड़ा शर्मनाक इक़दाम करार दिया मरियम औरंगज़ेब ने। जो मरियम नवाज़ से जाती उमराह से गाड़ी बरामद की गई है बुलेट प्रूफ, जो कि बड़े मियाँ साहब को दी गई थी, लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी मरियम नवाज़ उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रही थी। तो कैसर साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी दी गई थी, वो तो जेल में है, उनके इस्तेमाल में एक चीज़ नहीं है, तो मरियम नवाज़ का इस्तेमाल करना तो बनता ही नहीं था उस गाड़ी को। सिर्फ वन साइडेड बातें हो रही हैं। बात सिर्फ ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इंक्वायरी सबके सामने हो रही है। अब ये इतने अरसे बाद इनको याद आया कि ये जो, क्योंकि और कोई केस तो मिला नहीं, अब बात ये है कि ये गाड़ी के ऊपर आगे चलो। मैं कहता हूँ जो कुछ भी करना है करें, हम तो तैयार बैठे हैं उसके लिए। हम तो कहते हैं कि अदालतें फ़ैसला करें, और पहले भी जो अदालतों ने फैसला किया हमने तो उस पर उफ भी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, ये शौकत बसरा मेरे बड़ा तल्लक है मेरे इनसे, मुझे ये बताइए ये जो शोर कर रहे हैं, हम तो आवाम के लिए बोल रहे हैं। आवाम का अशर 1 साल में क्या किया है? 4000 से इन्होंने कहा था कि 8000 रेवेन्यू हो जाएगा। जो महंगाई हो गई है 9% आया है, और मैंने असम्बली में कहा है कि मुझे लगता है कि 18-20% साल महंगाई हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।